सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन अव्ययभाव समास पढ़ रहे थे। अव्ययभाव समास की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ते हैं उसके उन 16 अर्थों में से कुछ अर्थ बाकी रह गए थे, उनको आज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझिए आप कि अव्ययभाव समास को किस प्रकार से पहचानोगे। अगर समस्त पद दे रखा है, इस प्रकार से समस्त पद दे रखा है, तो फिर वहां पर आगे या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। अधिकतर अर्थों में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। 2-3 अर्थ है जिसमें सिर्फ अव्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे इति एक अव्यय होता है, इसमें अव्यय का प्रयोग है। एक यथा है और एक स है। इन 3 अव्ययों का प्रयोग होता है इसमें, और इसके अलावा सब उपसर्गों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अपन समस्त पद में अगर आगे वाला पद उपसर्ग या अव्यय दे रखा है तो फिर वहां पर अव्ययभाव समास पहचानेंगे। अब समास विग्रह को किस प्रकार से पहचानेंगे? समास विग्रह को उसी प्रकार से पहचानेंगे जैसे 16 अर्थों में, तो 16 के 16 अर्थ अपन को याद होने चाहिए। कौन कौन से अर्थ में अव्ययभाव समास होता है? तो ये 16 अर्थ है। जैसे असंप्रति, यहाँ पर देखो 7वां है अपना असंप्रति। इस अर्थ को प्रकट करने के लिए अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब समस्त पद बनाते हैं तो अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो अपन देखो यहाँ पर ये समास विग्रह लिख रखा है मैंने, और ये समासांत पद लिख रखा है। अब देखो निंद्रा, ये निंद्रा संप्रति न युज्यते, एक पद आ गया अपने पास, निंद्रा संप्रति न युज्यते। तो अपन ने देखा यहाँ पर असंप्रति है, तो अब इसको जो समास विग्रह है इसको किस प्रकार से पहचानेंगे? संप्रति न, इसका मतलब होता है असंप्रति। क्या होता है? असंप्रति होता है। तो समस्त पद को इस प्रकार से इन अर्थों के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। ये समास विग्रह को इन अर्थों के माध्यम से पहचान सकते हैं और समस्त पद को अव्यय और उपसर्ग के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो 16 के 16 याद करने हैं, जिसमें से अपना 7वां है आज संप्रति। इसका है निंद्रा संप्रति न युज्यते। अब किस प्रकार से समासांत पद बनाएंगे अपन? तो देखो संप्रति न युज्यते, इसको प्रकट करने के लिए कौन सी उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। तो ये अपन ने अति लगा दिया। क्या नहीं करना चाहिए? अत्यधिक निंद्रा नहीं लेनी चाहिए। तो जो ये निंद्रा है, इसमें जो विभक्ति है इसका लोप करके और नपुंसकलिंग में रूप बना देते हैं। तो निंद्रम, इसका बना निंद्रम, इसीलिए यहाँ पर अति निंद्रम लिखा गया है। आगे देखो शब्द प्रादुर्भाव, ये दूसरा है आप अपना 8वां नंबर का शब्द प्रादुर्भाव। इसका मतलब होता है शब्द का प्रकाश। शब्द प्रादुर्भाव, इसको दर्शाने के लिए इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये हरि शब्द से प्रकाश है, हरि शब्द का प्रकाश। तो जो शब्द से प्रकाश है इसको दर्शाने के लिए अपन ने इति अव्यय प्रयोग में लिया और हरि को जैसा का जैसा लिख दिया। इसके बाद में देखो आप पश्चात अर्थ में, इस पश्चात अर्थ में किस प्रकार से दिखाओगे? पश्चात को अनुपसर्ग के माध्यम से बताया गया है। तो देखो उदाहरण, गुरु पश्चात, क्या है? गुरु पश्चात। तो अब यहाँ पर देखो पश्चात को अनु के माध्यम से और गुरु को गुरु के माध्यम से लिख दिया अपन ने। तो ये अपना समस्त पद हो गया और ये अपना समास विग्रह हो गया। परीक्षा में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये वाला पद दे दे और इसका समास विग्रह बताए, या फिर समास विग्रह आपको एग्जाम में दे दे और उसका समस्त पद बनाना है। तो दोनों तरीके से ही आप अच्छे से सीखें। आनुपूर्वेण अगला है। आनुपूर्वेण, इसका मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः को दर्शाने के लिए अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है जो निरंतरता में आती है। ज्येष्ठ से आनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के बाद क्रमशः। अब देखो ज्येष्ठ का क्रमशः। अब देखो यहाँ पर ज्येष्ठ से षष्ठी विभक्ति है और आनुपूर्वेण, आनुपूर्वेण को दर्शाने के लिए अनुपसर्ग और ज्येष्ठ से को ज्येष्ठम। इस प्रकार से ये उदाहरण ही, इन्हें नोट कर लें। आगे देखो
अगला है अपना योग पद्य। योग पद्य यानी 7 अर्थ में आता है इसका। 7 अर्थ के लिए सह अव्यय का उपयोग किया जाता है। तो चक्रेण युगपद, चक्र के साथ, तो इसका जो समस्त पद बनेगा सचक्रम। ये अपना समास विग्रह इस तरफ है और समस्त पद दूसरी तरफ है। मैंने पहले लिखा दिया आपको यहाँ पर समस्त समास विग्रह और समस्त पद, और इनकी जो परिभाषा है वो भी मैंने पहले लिखा चुका हूं। इसमें ये लिखना है कि योग पद्य अर्थ में सह उपसर्ग का सह अव्यय का उपयोग किया जाता है तथा समास विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगा करके नहीं, तृतीय विभक्ति लगा करके समास विग्रह किया जाता है। अब देखो, जब अपन कारक पढ़ेंगे तब सह साकम समम, ये 3 अर्थ देखेंगे। 7 के अर्थ में आते हैं ये तीनों। सह साकम समम, तो इनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब में तृतीय विभक्ति है। आप देख रहे हैं, चक्रेण तृतीय विभक्ति, आदरेण तृतीय विभक्ति, हरे तृतीय विभक्ति, क्षत्राणाम तृतीय विभक्ति, तो सब में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा अव्यय है? सह अव्यय, यानी 7 के अर्थ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर तृतीय है। अभी तक षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे थे अपन, और जो विभक्ति के अर्थ में आता है वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो अव्ययभाव समास में 3 विभक्तियां पढ़ी अपन ने, सप्तमी, षष्ठी और ये तृतीया। इधर देखो, चक्रेण युगपदः, चक्र के साथ सचक्रम, इसका अर्थ सचक्रम हो जाएगा। आदरेण सह सादरम, दूसरा है सादृश्य, ये भी 7 के अर्थ में ही आता है, समान दिखने वाला। हरे सादृश्य, हरि के समान, किसके समान? हरि के समान, सहरि। इधर देखो, संपत्ति अर्थ में भी इसमें आता है, स अव्यय में प्रयोग किया जाता है संपत्ति का। क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रम। आगे देखो, साकल्य, सह, ये भी सह अव्यय के साथ ही साकल्य का प्रयोग होता है। तृणम अपि अपरित्यज्यते, क्षतृणम। अंत, सह, अग्नि ग्रंथः पर्यंतम अदित्यते, सा अग्नि। इस प्रकार से ये बनते हैं। आपको अब यहाँ पर कंफ्यूज होंगे आप, किस प्रकार से होंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर ये दे दिया अपन को, समासांत पद दे दिया, तो सब में स लगा हुआ है। आपने पहचान तो लिया कि भाई अव्ययभाव समास है, लेकिन अब आप इसका विग्रह किस प्रकार से करोगे? क्योंकि सभी में स है, आप देख रहे हो स है, लेकिन निश्चित अर्थ निकलेगा इसका यहाँ पर। किसका? निश्चित अर्थ। जैसे सहरि, तो सहरि को अपन ऐसे नहीं लिख सकते, हरि संपत्ति, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। हरि युगपद, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। तो आपको ये तो याद करना ही है, जो एक जैसे उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है और एक जैसे अव्ययों का प्रयोग हो रहा है जहां पर, तो फिर आपको वहां पर समस्त पद और समास विग्रह दोनों को ही याद करना पड़ेगा। आप देखो, अगर अपन को सहरि का ये समास विग्रह याद है, हरे सादृश्य, आप हरे सादृश्य सहरि, इस प्रकार से एक लाइन में याद करना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहां पर कौन से अर्थ का प्रयोग करेंगे। तो इनको नोट कीजिए। अब देखो, अपना जो 16वां अर्थ है वो यथा है। अभी जो यथा अर्थ है इसको भी 4 अर्थों में पढ़ा जाता है। अब देखो, इसके 4 अर्थ कौन कौन से हैं? योग्यता, विप्सा, पदार्थानिवृत्ति, सादृश्य। योग्यता मतलब योग्यता, विप्सा यानी बार बार आवृत्ति होना, एक ही पद की बार बार आवृत्ति होना, पदार्थानिवृत्ति यानी अतिक्रमण करना, अतिक्रमण नहीं करना, इसका सादृश्य यानी समान। अब देखो, योग्यता अर्थ में जब प्रयोग में लेंगे यथा को, तो यहाँ पर रूपस्य योग्यम, एक उदाहरण दे रखा है, रूपस्य योग्यम, रूप के अनुरूप, रूप के योग्य। अब देखो आप, योग्यम है, इस योग्यम को अनु उपसर्ग के माध्यम से परिभाषित कर दिया, यानी या तो योग्यम कह दो या फिर अनु कह दो। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर, और जगह नहीं।
अनु उपसर्ग के और भी अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनु उपसर्ग का अर्थ निकल रहा है वो किसको ले रहा है? योग्यता को ले रहा है, योग्यम को ले रहा है। तो बनेगा अनुरूपम, गुणानाम योग्यम, अनुगुणम। विप्सार्थ में यानी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर देखो एकम एकम प्रति, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वृक्षम वृक्षम प्रति, वृक्ष के बाद वृक्ष। इस प्रकार से आवृत्ति हो रही है, वहां पर बार बार आवृत्ति हो रही है। तो फिर वहां पर प्रति, आप जानते ही हो प्रति को बार बार जब आवृत्ति होती है तो वहां पर उपसर्ग प्रति ही लगता है। तो प्रत्येकम, इसका अर्थ भी एक के बाद एक ही है। वृक्षम वृक्षम प्रति, प्रतिवृक्षम, इस प्रकार से आ जाएगा इसका। पदार्थानिवृत्ति, पदार्थानिवृत्ति यानी अतिक्रमण नहीं करना, इसमें यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। शक्ति अनतिक्रम्यम, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सरतः है, इसी को ही पूछते हैं। बुद्धे अनतिक्रम्यम यथा बुद्धि। सादृश्य पहले भी पढ़ा है अपन ने इसको, 16 अर्थ थे, उसमें 2 बार पढ़ेंगे सादृश्य को। कितनी बार? ये 2 बार पढ़ेंगे सादृश्य को। इसका भी वो उसी के समान सह अव्यय के माध्यम से इसका अर्थ निकाला जाता है। सख्या सादृश्य, सखी के समान, सखी के समान दिखाई दे रही है तो सखी। गुरुणाम सादृश्य, सह गुरु। इस प्रकार से ये अपने अव्ययभाव समास जो 16 अर्थ थे वो पूरे हो गए हैं। इसके बाद में कुछ अपवाद हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे, उनमें भी अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है। पहले इसे नोट कीजिए। इसके बाद में जो अपवाद है वो देखिए आप। नदीभिश्च, एक सूत्र आता है अपने, नदीभिश्च, इसका अर्थ होता है कि नदीवाचक जो शब्द होते हैं उनमें भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। अर्थात जो नदीवाचक शब्द है उनके आगे अगर संख्या का प्रयोग किया गया है, संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, और बाद में संख्यावाची शब्द के बाद में नदीवाचक शब्द है, तब भी आप वहां पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। वहां पर अव्ययभाव समास करके आना, क्योंकि कहा गया है अपने पास लिखा हुआ है अव्ययभाव समास में नदीभिश्च, नदीवाचक संज्ञाओं के भी, नदीवाचक संज्ञाओं में भी अव्ययभाव समास होता है, चाहे पहला पद संख्यावाची हो। तो अब यहाँ पर जब अपन आगे पढ़ेंगे तो एक समास पढ़ेंगे दिग्गु समास। उसमें उसकी परिभाषा यही होती है कि पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची। यानी पहले पद में अगर संख्या बताई जा रही है तो फिर वहां पर दिग्गु समास होगा। उसका अपवाद है ये। कैसे अपवाद है? कि पहला पद संख्यावाची है, मगर यहाँ पर कहा गया है कि भाई संख्यावाची तो है ही सही, मगर वहां पर तो संज्ञा आती है। संज्ञा सभी को बोलते हैं, जो नाम होता है उसी को संज्ञा बोलते हैं। तो अगर उन संज्ञा में भी अगर नदीवाचक शब्द है, यानी कोई नदी का नाम है या फिर नदी ही शब्द है, तो फिर वहां पर अव्ययभाव समास होगा, दिग्गु समास नहीं होगा। जैसे पंचानाम, गंगानाम, समाहार, ये समाहार अर्थ में आता है, समूह के अर्थ में आता है। पंचानाम गंगानाम समारह, 5 गंगाओं का समाहार, पंच गंगम। सप्तानाम नदीनाम समाहार, 7 नदियों का समाहार, सप्त नदम, नपुंसकलिंग में बनेगा रूप। अब इसके बाद में ये संख्या तो दिखाई दी अपन को, दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर संख्या और जो नदी का नाम है या फिर नदी है, इसमें तो अपन ने अव्ययभाव समास कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नदी का ही प्रयोग किया जाता है और आगे किसी न किसी अव्यय का या फिर कोई अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वहां पर भी अव्ययभाव समास होगा। आप तो एक बात है ये ध्यान रखो हो कि अगर नदी का नाम आ गया, किसी भी नदी का नाम आ गया या फिर नदी ही आ गई, तो फिर वहां पर अव्ययभाव समास करके आना है अपन को। कैसे? गंगा या पारम, पारे गंगम, जो पारम शब्द है और मध्यम शब्द है, इसके अर्थ में भी अव्ययभाव समास होता है। गंगा या पारम, गंगा के पार, जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो पार लग जाते हैं, तो गंगा के पार, तो पारे गंगम। गंगा या मध्यम, गंगा के मध्य में, तो मध्य गंगम। इस प्रकार से जो नदीवाचक शब्द है उनमें भी अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है।
इसे नोट कीजिए ऐसा वैसा ही। नदी के बाद में देखो एक वंश होता है, उसमें भी अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है, जिसका सूत्र ये है संख्या वंशेन। अगर वंशेन शब्द बाद में आ रहा है, उत्तर पद में आ रहा है और आगे पद में संज्ञा आ रही है, तब भी वहां पर अव्ययभाव समास का प्रयोग होगा, द्विगु समास द्विगु समास का प्रयोग नहीं होगा। एक नदी वाला ले लिया और अब दूसरा है जो है वंशेन के है। अब वंशेन किसे बोलते हैं? कोई ना कोई वंश में जो उत्पन्न होता है उसे वंशे बोला जाता है। वंशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद्यावंश में कोई उत्पन्न हो रहा है तो विद्यावंश, और एक किसी गोत्र या जाति में उत्पन्न हो रहा है तो उसे जन्मवंश। जैसे अगर एक ही वंश के, यानी जैसे कोई व्याकरण के मुनि है, कोई व्याकरण के ऋषि है, तो अब वो व्याकरण की ही किताबें लिख रहे हैं, उसके बाद में किसी दूसरे ने व्याकरण की किताब लिखी, उसके बाद में तीसरे ने किसी व्याकरण की किताब लिखी, तो जो ये वंश चला ये विद्यावंश है। कौन सा वंश है? विद्यावंश। अब उसके बाद में जन्मवंश को समझते हैं। जन्मवंश कैसे होगा? जन्मवंश में जैसे कोई एक ऋषि उत्पन्न हुए, उसी की संतान, उसी की दूसरी संतान जो निरंतर उसी परिपाटी को पढ़ती आ रही है। जैसे वेदों में वंश चलते हैं तो वहां पर देखो आप, जो जैसे यजुर्वेद के परिपाटी है, यजुर्वेद के परिपाटी है जो यजुर्वेद का गान करते हैं, उनको ये काम दे रखा है कि भाई आप यजुर्वेद को ही पढ़े। तो जो जितने भी अब उनके वंश में जितने भी उत्पन्न होंगे वो सब किसी का गान करेंगे? यजुर्वेद का गान करेंगे। तो फिर ये कौन सा वंश हो जाएगा? जन्मवंश हो जाएगा। यानी एक ही पिता की संतानें, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान किसी एक ही वेद को मान लेकर के पढ़ाई करती है, तो फिर वहां पर जन्मवंश कहलाएगा। और विद्यावंश का मतलब ये होता है कि उससे संबंधित नियम, जैसे व्याकरण से संबंधित पूरे नियम, फिर उसको संशोधित करके किसी दूसरे ऋषि ने किए, फिर तीसरे ऋषि ने किए, तो फिर यहाँ पर अलग अलग है, तो फिर यहाँ पर विद्यावंश कहलाएगा वो। जैसे पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद वंशवाची होने पर भी अव्ययभाव समास होता है, वहां पर फिर द्विगु समास का प्रयोग नहीं होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। जैसे ये 3 इंपोर्टेंट उदाहरण है, ये लिखे हैं मैंने। द्वयो मुनि व्याकरण से, 2 मुनि व्याकरण के, यानी व्याकरण के कितने मुनि है? 2 मुनि है, यानी 2 मुनियों ने व्याकरण को लिखा है। तो फिर देखो यहाँ पर आगे वाला पद संख्यावाची है, दूसरा वंशवाची है। मुनि व्याकरण से, मुनि व्याकरण के। अब देखो, अब यहाँ पर मुनि व्याकरण के हैं तो कौन सा वंश हो गया? विद्यावंश हो गया, यानी ये विद्या से संबंधित है। तो फिर इसमें जो समास होगा वो अव्ययभाव समास होगा, और जैसे ही समासांत पद बनेगा तो द्विमुनि। आगे संख्या है, पीछे मुनि है। आप ये ध्यान रखो, अगर मुनि शब्द आ रहा है, मुनि शब्द आ रहा है और आगे कोई संख्या लिखी हुई है, तो फिर वहां पर अव्ययभाव समास करके आना। त्रिमुनि वही है, त्रय मुनि है व्याकरण से, 3 मुनि व्याकरण के। व्याकरण के कितने मुनि? 3 मुनि, तो त्रिमुनि व्याकरण, त्रिमुनि बन गया इसका, तो 3 मुनि व्याकरण के हो गए। इसका भी अर्थ 1 भारद्वाज, भारद्वाज का जो भारद्वाज है वो 1 21 है। कितने हैं? 21, यानी इसके जो वंश में 21 बार 21 व्यक्तियों का नाम भारद्वाज रखा गया। तो 1 भारद्वाज, तो फिर जो यहाँ पर ये जन्मवंश आ गया और ये संख्यावाची आ गया, तो फिर यहाँ पर 1 भारद्वाज नपुंसकलिंग में बना करके लिख देंगे। ये जन्मवंश है और ये दोनों विद्यावंश के हैं। ये अपने अव्ययभाव समास पूरे हो गए हैं। आप इन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ना। इसी के साथ धन्यवाद। आप इसे नोट कर लें।